आपको क्या करना है ये तो मुझे भी नहीं पता, देख लेंगे। आज मुझे तुम लोगों का मूड अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, ध्यान दीजिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं किसी रिएक्शन के स्पीड के बारे में, कि भैया कोई रिएक्शन का रेट क्या है, स्पीड या कह सकते हो, ये तो बहुत रफ भाषा में कह रहा हूं। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट। और रेट से तात्पर्य है स्पीड, कि भैया रिएक्शन कितने टाइम में खत्म हो रहा है, कितनी देर में खत्म हो रहा है, या हम उसको फास्ट कैसे करवाए रिएक्शन को, या रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म मतलब वो रिएक्शन हो रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, उस रिएक्शन में अगर हम ये कर देंगे तो क्या होगा। यानी बेसिकली हम इसके अंदर स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, कि कौन सा रिएक्शन कितनी देर में खत्म हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब सिंपल भाषा में कहूं तो स्पीड या रेट का पता लगे तो लगे कैसे, स्पीड या रेट का पता लगे तो लगे कैसे। तो एक तरीका है, क्या तरीका है, मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, समझना मेरी बात। और मैं आपसे ये कहूं कि मेरा जो रिएक्टेंट है दोस्तों, मान लीजिए वो अभी 10 केजी है। वैसे केजी में नहीं लेते हैं कंसंट्रेशन को, मोल्स पर लीटर में लेते हैं, पर मैं केजी में ले रहा हूं ऐसी। मैंने कहा टाइम इक्वल टू 0 पे ये 10 केजी है और प्रोडक्ट होगा 0। लेकिन कुछ देर बाद मैं देखता हूं कि जस्ट 1 सेकंड बाद, किसी टाइम पर 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड बाद, ये 10 वाला हो गया 1 किलो और ये हो गया कितना बताओ, 9 किलो। कैसे, इस 10 में से 1 बचा है तो 9 कहां चला गया होगा आगे। तो हम कहेंगे यार 1 सेकंड के अंदर, मान लेते हैं 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर भाई 10 किलो से 1 किलो हो गया। तो यहां पर रिएक्टेंट का जो चेंज आया है, बहुत ज्यादा चेंज आया है, चेंज बहुत ज्यादा है। तो ये रिएक्शन फास्ट हो सकता है, क्या सकता है रिएक्शन फास्ट। वैसे बोलेंगे प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट पहले 0 था, 1 सेकंड में ही 9 किलो बन गया प्रोडक्ट, रिएक्शन फास्ट है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन इस बात से पता लगेगा कि कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में। तो इस चैप्टर में हमें यही सब जानना होता है। तो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आएगा यहां पे, आई नो द मिस्टेक, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, वही रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा हमें। मैं कहूंगा इस रिएक्शन का रेट ज्यादा है, मतलब इसमें चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। इस रिएक्शन का रेट कम है तो इसमें चेंजेस बहुत कम आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे पता लगाते हैं। मैथमेटिकली अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैथमेटिकली पता लगता है रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, ध्यान दो लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। लेकिन दोस्तों यहां एक माइनस साइन यूज कर रहे हैं, यहां प्लस। माइनस बता रहा है कि रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बता रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बढ़ता है। नहीं समझे मेरी बात को। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट में अपॉन में टाइम, उससे आपको रेट का पता लगेगा। या कितना प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, उससे आपको किससे पता लगेगा, रेट का। यहां पर ये माइनस साइन डिसअपीयरेंस को शो कर रहा है, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस शो कर रहा है। तो यहां पर ये प्लस साइन अपीयरेंस को शो कर रहा है, अपीयरेंस किसको शो कर रहा है, अपीयरेंस को। क्या मेरी बात को गहराई से समझ पा रहे हैं, पक्का पक्का, कच्चा पक्का, बढ़िया। तो अब इसको एक बार रीड कीजिए दिल से कि भैया कितना रिएक्टेंट में चेंज है अपॉन में टाइम, कितना प्रोडक्ट में चेंज है अपॉन में टाइम, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने वाला है। कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए थोड़ी मैथ्स को समझिए। मान लो किसी ने बोला N2 प्लस 3H2 गिव्स टू NH3 और मुझसे बोला यह रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम।
तो हमने कहा चलो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट कौन है, N2, तो हमने कहा चेंज के लिए यूज करेंगे डेल्टा सिंबल, कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि N2 है अपॉन में जो भी टाइम लगा T, डेल्टा T। ये डेल्टा यहां पर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों यहां पर ना आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। वैसे अगर आप H2 के लिए लिखोगे, H2 के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन H2 के लिए लिखोगे तो आपको लिखना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपन में जो भी टाइम लगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन में टाइम। और यहां क्या लिखा है बताओ, 3, तो आपको ना 3 से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करना है। और यहां पर माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। तुम बोलोगे कि भाई ये तो बहुत टफ लग रहा है। टफ क्या लग रहा है, 12वीं क्लास के बच्चे हो आप, टफ कुछ भी नहीं है, बस सीखना है। अब बताओ इसके लिए क्या लिखना है, बताओ रेट ऑफ कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, याद रखो एनसीईआरटी ऐसे ही कहता है, यू मस्ट हैव टू डिवाइड फ्रॉम द कोफिशिएंट। ठीक है, अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें हम कैसे काम करेंगे, तो यहां पर आपको देखना है 1/2। 1/2 देखने के बाद क्या करना है आप लोगों को, प्लस का साइन भी लगाना है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में जो भी टाइम लगा वो। अब एक सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है कि ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं। मतलब रेट को आप ऐसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, और यही बराबर होगा -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, और यही बराबर होगा प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। समझे, तो ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। तो ये मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। तो इसको एक बार रीड कर लो, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे फटाफट। डर लग रहा है किसी को, थोड़े फास्ट है पर सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। पृथ्वी कहां गायब थे तुम, बायो का पेपर, CS भी है, IT है, PCMBIT, और फिजिकल एजुकेशन नहीं है क्या, और IT, कंप्यूटर साइंस दिया नहीं होगा, ले लेते, स्कूल में नहीं था। ये लड़का बढ़िया है, अच्छा लड़का है, गुड, शाबाश। कुछ बोलना था पर मैंने कहा छोड़ो। जैसे मैंने एक देसी क्वेश्चन लिया, देसी मतलब ऐसे नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ अपीरियंस एंड डिसअपीरियंस। डिसअपीरियंस मतलब रिएक्टेंट, तो आप लिखो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में टाइम माइनस रेट इज इक्वल टू 1/2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में टाइम, B के लिए। C के लिए क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन C अपॉन में। समझ में आया, चलो फिर इसको रीड करो एक बार, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों, मुनील सर फिजिक्स चैनल पे और मुनील सर चैनल पे फ्री मैराथन आने वाला है, लाइव क्लास फ्री, जिसमें आपको मिलेगा MCQ और सेशन रीज़न और PYQ, भाई बहुत कुछ NCERT सॉल्यूशन। तो उसके लिए 1.5-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, PPT जैसा स्लाइड बना रहे, आने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करके रख दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। पर करेंगे कल, ध्यान दो, लिखा है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्शन होगा, रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली हम ना यहां पर टाइम के हिसाब से बातें करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, 2 तरह के आपको दिखाई देंगे। एक में जहां पर आपको टाइम का गैप मिलेगा, डेल्टा T मिलेगा, अच्छा खासा टाइम का गैप मिलेगा। लेकिन एक में ना आपका जो टाइम का गैप है वो टेंड्स टू 0, टाइम का गैप नहीं मिलेगा। जैसे मान लो किसी इंसान ने मुझसे उधार लिया, मैं तो कह रहा हूं भाई 2 दिन ले, 4 दिन ले, टेंशन मत लो, मेरे पैसे मुझे दे दियो। तो आधे घंटे ले, 20 सेकंड ले, 50 सेकंड ले, पैसे मुझे दे दियो। और एक मैंने गले में हाथ डाल रखा है, अब भी दे, बात को अब भी दे, तुरंत इसी इंस्टेंट पे चाहिए, आई नीड माई मनी एट दिस इंस्टेंट। नहीं समझे मेरी बात, तो समझ गए बात। जब टाइम का गैप बहुत कम हो तो वी यूज वर्ड इंस्टेंटेनियस। कह रहा टाइम का गैप ऑलमोस्ट 0 है तो हम कहते भैया इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, और टाइम का गैप है अच्छा करना तो बोलते हैं भैया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज ROR। अब इसको ग्राफ की मदद से समझते, देखिए अगर आपको इसको ग्राफ की मदद से समझना चाहे तो ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, अभी हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो समय के साथ रिएक्टेंट ऐसे घटता है, तो हमने कहा भैया आपको यहां से लेके यहां तक का टाइम का गैप दे रहा हूं मैं, इसके बीच में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो अगर हम ग्राफ को ऐसे थोड़ा डॉट करके एक्सटेंड करें तो कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट को यहां मिलाना था, इस पॉइंट को यहां, तो हम कहेंगे यहां पर टाइम का गैप है, टाइम का क्या है गैप, तो ये टाइम का जो गैप है इसकी वजह से हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा मैं बता दूं, अगर इस ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे तो आपको इस ग्राफ का स्लोप है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बोलो कैसे? देखो यहां पर है, देखो समझना मेरी बात को, नीचे है टाइम का गैप और यहां पर क्या बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना कि इसका ग्राफ का जो स्लोप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, याद रहेगा आप लोगों को। तो यहां पर हमारा क्या निकल के आएगा अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, अगर इसका आप स्लोप निकालोगे ना, स्लोप निकालोगे तो वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, और उसकी वैल्यू पता कितनी आती है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। यहां पर हम डेल्टा यूज कर रहे हैं, डेल्टा, मेरी बात समझे। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा एवरेज रेट, जहां सी का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन, क्या है। अब देखो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो कुछ भी नहीं है, मान लीजिए ये हमारा कंसंट्रेशन है दोस्तों और ये हमारा है टाइम, तो क्या होगा पता है, यहां से ऐसे ग्राफ जाएगा और वो आपसे बोलेंगे भैया कोई गैप फैप ना हुए है, ये रहा भैया लो ये है टाइम, किसी इंस्टेंट पे पूछ लिया, आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं डी सी बाई डी टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, सी मतलब कंसंट्रेशन, सी का मतलब क्या है कंसंट्रेशन, अमाउंट, कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ समय के साथ, बात समझे। तो आप ये समझिएगा ध्यान से, माइनस साइन तो यहां भी आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका स्लोप, इसका भी जो स्लोप होगा, स्लोप का ग्राफ का स्लोप वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, माइनस डीसी बाई डी टी के बराबर होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस है क्योंकि यहां पर टाइम का गैप बहुत कम है, और टाइम का जब भी बहुत गैप कम होता है तो हम dt यूज करते हैं, dt होता है बहुत छोटा सा टाइम, यानी कि डेल्टा t अगर 0 हो जाए तो हम dt यूज करते हैं वर्ड, समझे मेरी बात को। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमें दो प्रकार से पढ़ना होता है, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन सॉरी, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस हमने पढ़ा। अब इसे एक बार रीड कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखो, अब लिखा है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए आप रेट क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या पढ़ रहे हैं बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन में आप पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन में जो भी बदलाव है नीचे टाइम। तो आप बताओ कंसंट्रेशन क्या होता है, बता दूं मैं आपको। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, एक्चुअली में ये होता है मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल्स पर लीटर, और नीचे है टाइम। तो टाइम के लिए क्या करेंगे बताओ, नीचे है ना टाइम, तो टाइम का ऊपर जाके हो जाएगा सेकंड -1 ऐसा यूनिट में, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। आप इसे रीड कीजिए दोस्तों, फिर हम अगले टॉपिक पे जंप करेंगे। कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, फटाफट सारे बच्चे रीड करते रहेंगे, बड़ा आसान है। चलिए, अरे इतनी जल्दी हम यहां पहुंच गए, बताओ रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के बाद क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके बाद फैक्टर ऑफ एक्टिंग, चैप्टर खत्म। वी आर वेरी फास्ट, है ना, प्रैक्टिस भी करते रहना सब, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, अगला टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या कहता है, ये कहता है भैया देखो अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए A + B गिव्स C, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, रेट वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात नहीं करता, ये कहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, उसकी कुछ पावर्स होगी। अभी जो पावर है, प्यार से इस पावर को बोला जाता है ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर इंसान नहीं बता सकता, इंसान के बस की बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि पावर कितनी होगी कितनी नहीं होगी, तो यही रेट लॉ है। तो रेट लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैविंग सम पावर विच इज कॉल्ड ऑर्डर एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड। कैसे मिलता है ये, एक्सपेरिमेंटली मिलता है। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन है। फिर कहा गया क्या करे क्या करे, तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं हम कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट की अलग अलग नाम होता है। जैसे इस कांस्टेंट का नाम होता है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसको कई बार तो हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। कई बार तो लोग इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं,
क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो ये अलग अलग नाम है, अलग अलग, लेकिन मेन बात यही है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए लगाऊं तो इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कुछ होगी हमें पता नहीं है, मान लो अल्फा, बी की पावर भी कुछ होगी हमें पता नहीं है, मान लो बीटा मान लेते हैं। तो ये ए की पावर कुछ होगी, देखो रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट है ए एंड बी, तो रिएक्टेंट की पावर होगी कुछ ना कुछ, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ पावर होगी, तो पावर अल्फा और बीटा मान लिया हमने। और जब इस अल्फा बीटा को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जो भी पावर होगा रिएक्टेंट का उसको हम ऑर्डर कहते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा रेट लॉ एक्सप्रेशन, आप इसे रीड कीजिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। होठों से छू लो तुम, अच्छा सुनो, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। देखो के बारे में रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेट बोलते हैं, ठीक है। वो थोड़ा फ्लो में गलत लिख दिया था, इसे ठीक कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो तो हमारा जब ये हो गया तो अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? अगला टॉपिक होता है हमारा यूनिट ऑफ के, कि भाई साहब अभी आपने के पढ़ाया हमें, के का मतलब था रेट कांस्टेंट, जो फेमस है, के का नाम है रेट कांस्टेंट। अब के की यूनिट क्या होगी? तो बोलते हैं भैया देखो के की यूनिट बड़ी आसान होती है, के इज इक्वल टू ऐसे मोल्स 1 माइनस एन, आई होप लिखवाया होगा मैंने, चेक कर लो, लीटर n माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। कैन एनीवन कंफर्म दिस? मोल्स 1 माइनस 1 लीटर n माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। तो भैया के की यूनिट ये होती है। अब तुम बोलोगे n का मतलब क्या है साहब? n का मतलब पहले बता चुका हूं, n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम n कहते हैं दोस्तों, है ना। तो वेयर n इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे कोई कहे कि यार मेरा n की वैल्यू 0 है, तो आप उसे कहोगे अच्छा बेटे तुम मुझसे 0 ऑर्डर की बातें कर रहा है। कोई तुमसे कहता है यार n की वैल्यू 1 है, तो पक्का वो आपसे फर्स्ट ऑर्डर की बातें कर रहा है। अगर आपसे कोई कहता है यार n की वैल्यू 2 है, तो आपसे सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो ये n की अलग अलग वैल्यू आपको अलग अलग आंसर देने वाला है। मैंने कहा मेरा रिएक्शन ना 0 ऑर्डर का है, तो मुझे बस n की वैल्यू क्या पुट करनी है बताओ? तो n 0 पुट कर दूंगा तो ये जाएगा मोल 1 लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। नहीं समझे? अगर n की वैल्यू 0 होगी तो k क्या निकल के आएगा? k देखो क्या निकल के आएगा, देखो यहां n 0 हो गया तो मोल 1, n क्या हो गया 0, तो लीटर माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। तो अलग अलग वैल्यू निकाल के आप रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के आप इजीली निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्लीज इसे रीड करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ही, आज में। देखो लिखा हुआ है मोर अबाउट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर समझते हो? ऑर्डर जो पावर होती है, पावर कह रहा है उसके बारे में कुछ खास बातें। पहली बातें क्या देखते रहना, इट मे बी 0, जो आप n की बात कर रहे हो। हमने अभी पढ़ा ना, हमने पढ़ा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट उसकी पावर n। तो कह रहा भैया ये n है ना, इट मे बी 0 फ्रैक्शन इंटीजर। 0 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। अब कई लोग इतने वो होते कहते फ्रैक्शन का हो गए भैया, दे दो यार, दे दो यार। समझे मेरी बात को? किसी को मना नहीं करते किसी भी चीज के लिए, नहीं कुछ कुछ चीजों के लिए मना कर देना चाहिए, सही रहता है, ठीक है ना। कोई तुमसे धन मांगे तुम्हारा, मैं धन की बातें कर रहा हूं, धन धन, तो कोई धन मांगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो लिखा है एक तो 0 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, क्या है रेट लॉ का? रेट इज इक्वल टू के, कुछ ए कुछ बी, इनकी पावर मान लो 1 और 2 बोल दिया मैंने, 1 और 2। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ऑर्डर। तो अभी हम n की बातें कर रहे हैं, तो n क्या है?
इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। फिर इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। भैया ये एक्सपेरिमेंट से आएगा, तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम अपने मुंह से कुछ भी बोल दो। और सबसे खास बात ये, इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर। कौन सा नंबर? स्टेचोमेट्री कोफिशिएंट। स्टेचोमेट्री, देखिए ये कह रहा है इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर रिटर्न इन अ रिएक्शन। क्या मतलब है? मान लो कोई रिएक्शन लिखा है 3A 2B C, और तुम बोलो भाई मुझे रेट लिखना है इसका रेट, तो तुमने बड़े प्यार से बोल दिया भैया यहां पर K होगा और ये हमारा A और ये हमारा B। हाँ कह रहे सर की मुस्की देख के हंसी आने लगती है। अरे बढ़िया हंसता हूं क्या मैं? क्या बात है। चलो देखिए, रेट इज इक्वल टू K A एंड B, A एंड B। आप मत सोचना कभी कि मैं 3 यहां लगा दूं और ये जो 2 है यहां लगा दूं, भैया गलत हो गया। दोबारा बोल रहा हूं, इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर रिटर्न इन द रिएक्शन या फिर स्टेचोमेट्री कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है 3 एंड 2। हमेशा ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। हाँ लेकिन एक स्पेशल केस होता है। क्या होता है? एक स्पेशल केस क्या होता है बता रहा हूं, समझिएगा कि अगर कोई आपसे बोले A 3A 11B C और लिख दे यहां स्लो, तो ऐसा कहा जाता है स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बाद में पढ़ाऊंगा जब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाऊंगा। तो स्लो वाले में ना रेट लिखते वक्त आप ना A की ये वाली पावर लिख सकते हो 3 और B की ये वाली पावर लिख सकते हो 11। मतलब कहानी क्या है, रिएक्टेंट की पावर्स, मतलब रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है ऑर्डर कब बन जाता है? जब रिएक्शन क्या लिखा हो? स्लो। अगर स्लो नहीं लिखा है तो लिखना गलत है ये तरीका, और किसी का आगे स्लो लिख दिया गया तो आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे बाद में। दिस इज मोर अबाउट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अब इसे रीड कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, रक्षक बैच ज्वाइन कर लो क्योंकि रक्षक बैच में धूम मच गया है। सारे के सारे फॉर्मूला शीट, सारे के सारे प्रीमियम नोट्स, 20 पेजेस नोट्स, मैथ्स का क्वेश्चन बैंक भी डाल दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस होती है, सारे नोट्स है, ईच एंड एवरीथिंग। जाओ ज्वाइन करो और मुझे सपोर्ट करो। शुरू अभी देखो प्राइस है 299, लेकिन शुरू के 500 बच्चों को हम देंगे 30% ऑफ, या अगर आप या 15% ऑफ। 15 बोला है मैंने। तो जाओ ज्वाइन करो, देखो कितना परसेंट ऑफ मिलता है आपको। 200-250 में आपको कोर्स मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो उसके अंदर माई तो उसके अंदर जो कंटेंट है ना भाई, बहुत गजब कंटेंट है, प्रीमियम नोट्स। तुम ना फिदा हो जाओगे मुझ पे। जाओ ज्वाइन करो। बताओ भाई क्या होगा इसका ऑर्डर? हाँ जी क्या होगा इसका ऑर्डर? 1/2 1/2 1। इसका बताओ R0 R2 R3 R11 0 2 3 11 16 16 ही है ना? नहीं 15 ही तो हुआ ना, 16 हो गया। ठीक है ठीक है। तो ऐसी इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। यस 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 यस। तो इस प्रकार से हमने, आप इसे रीड कर लीजिए एक बार। क्या ही रीड करना है, फिर भी कर लो। पता लग गया ना क्या होगा? ये तो बहुत वो हो गया यार, हम यहां पहुंच गए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत जल्दी पहुंच गया ना। टाइम तो बहुत है, करा ही देता हूं, बट इट्स टू फास्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए स्टार्ट करता हूं। अब ध्यान दीजिए, लिखा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मतलब इसका कि अब हमने रेट लॉ तो हमने पढ़ा है, पर हमें इंटीग्रेशन करके कुछ कुछ निकालना है। क्या निकालना है वो समझेगा निकालने के बाद। हाँ, ये हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैथ्स लगती है, इंटीग्रेशन लगती है। और इंटीग्रेशन आपको पता है कैसा होता है? ना देखने में अच्छा होता है, ना करने में अच्छा होता है, और ना उसका आंसर एक जैसा आता है। पता है ना बात? इंटीग्रेशन एक टाइम पर मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक था, क्योंकि
हम लोग, आप लोग सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ते हो, हम लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा है, समझ रहे हो? छोड़ो, इधर देखो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हम जीरो ऑर्डर को लेकर चलने वाले, ठीक है? यहां पर बता रहा हूं इंटीग्रेशन कैसे होता है क्या नहीं होता है। देखो कहानी ये होती है, छोटी सी मैथमेटिक्स होती है। क्या होती है देखो, कि मान लो मैं कहता हूं कि भैया हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है? अब वो रिएक्टेंट कभी ना कभी प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, जरूर बनेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं जो हमारा टाइम जीरो होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो रिएक्टेंट की वैल्यू है ए नॉट। तो ए नॉट है यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब अमाउंट होता है, तो ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। और दोस्तों कुछ समय बाद, अच्छा स्टार्टिंग में तो जीरो होगा प्रोडक्ट, और कुछ समय बाद जैसे समय बीतता गया, कुछ देर बाद ए नॉट में से कुछ निकल गया होगा और वो निकल के बन गया होगा प्रोडक्ट। तो इसको प्यार से हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, कितना बचा। देखो पहले ए नॉट था, बचा कितना है, ए नॉट माइनस एक्स। तो इसका मतलब कितना बचा, बचा हुआ, क्या बोल दिया हमने, बचा हुआ कुछ समय बाद। तो इसको शॉर्टकट में हमने एटी बनाना स्टार्ट कर दिया, एटी। क्या स्टार्ट कर दिया हमने, तो एटी का मतलब होता है ए नॉट माइनस एक्स, मतलब एटी मतलब कितना बचा है। तो एटी का मतलब लिख देता हूं मैं, एटी का मतलब हाथ में कितना आया, हाथ में कितना बचा। हाथ सही लग रहा, हाथ में कितना बचा, एटी का मतलब ये होता है। तो कितना बचा, ए नॉट माइनस एक्स। तो हमने कहा अच्छा आप क्या करना है, तो हमने कहा यार रेट लॉ कहता है, रेट लॉ कहता है कि दोस्त रेट जो होगा आर, जो आर होगा वो होगा माइनस के नहीं, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को मैं आर लिख रहा हूं, ठीक है? रिएक्टेंट क्या है, आर की पावर जीरो, क्योंकि ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर। फिर हमने कहा कि यार रेट होता क्या है, रेट होता भैया माइनस डी आर बाई डी टी। अब बोलो याद आया नहीं आया, नहीं याद आया? अरे बेवकूफ हो, किसी भी क्या रेट का डिफरेंशियल फॉर्म यही तो होता है, किसी भी टाइम पर माइनस डी आर बाई डी टी, जहां पर आर का मतलब है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के। यार चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, और रिएक्टेंट के लिए माइनस, तो यहां पर सी की जगह पर आर लिख दिया मैंने। सी मतलब कंसंट्रेशन, आर मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इतने बंधु आप लोग, अरे यार अरे यार अरे यार, नहीं होगा तुमसे, फिर बाद में तुम्हें ही सुनने को मिलेगा, इनसे होता ही नहीं है। चलो ये गाना है, गाना अरे टीचर्स कहेंगे तुमसे होता ही नहीं है। चलो क्या यार, तुम भी ना दोस्त, माइनस के डी टी, ध्यान दो, तुम लोग की सोच बहुत अच्छी है, सही समझ जाते हो। देखो जो डी आर है उसमें ये माइनस वहां भेज दिया, माइनस के, और डी टी को वहां भेज दिया, माइनस के इंटू डी टी, ठीक है? अब ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड में क्या कर देंगे बताइए, दोनों साइड में, दोनों साइड में इंटीग्रेशन। तो भैया जो होगा डी आर का इंटीग्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन, माइनस के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। और आपको मैं प्यार से समझा दूं कि रिएक्टेंट कहां से कहां जा रहा है, रिएक्टेंट ए नॉट से लेके ए टी तक, टाइम जीरो से लेके टी तक। अब देखिए जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, और ये ए नॉट से ए टी तक पहुंचेगा, यहां हो जाएगा माइनस का के टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी बन जाएगा, ठीक है? और इनिशियल तो जीरो है, फाइनल टी है। अब इसमें कैसे पुट करना है, देखो फाइनल वैल्यू रिएक्टेंट की फाइनल वैल्यू क्या है, ए टी, रिएक्टेंट की इनिशियल क्या है, ए नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस के टी। तो ए टी पता क्या हो जाएगा बताओ, माइनस के टी तो है, उधर आगे क्या हो जाएगा, ए नॉट। और हमें यही निकालना था, हमें ये निकालना था ए टी का मतलब क्या होता है, ए टी का मतलब होता है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कितना हाथ में बचा है। ए टी का मतलब क्या होता है, कितना हाथ में बचा है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हमें बताए कि कितनी देर बाद कितना हाथ में बचेगा, समझे मेरी बात को? तो मान लो किसी ने बोला कि हमने 100 लिया था, तो ए नॉट कितना हो जाएगा, 100। फिर हमने कहा के की वैल्यू जो है वो है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये बात समझ में आई? तो बताओ, तो कह रहे हैं कि भैया बताओ कि 200 सेकंड बाद या 2000 सेकंड बाद या 20,000 सेकंड बाद, कुछ भी बोल दे, 20,000 सेकंड बाद हाथ में, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत रफ एग्जांपल, मैंने कहा एक सेब है, अब ये सेब ना खराब हो रहा है, रफ एग्जांपल लेते हैं, अब ये सेब खराब हो रहा है। तो ये जो सेब खराब हो रहा है, स्टार्टिंग में हमने इसको 100 किलो लिया है, या जो भी है 100 मोल्स पर लीटर, जो भी मर्जी लिया है, बहुत रफ एग्जांपल लेना, सेब यहां पर फिट नहीं होगा फिर भी। अब मुझे ये बताओ कि अगर उसका के इतना, के मतलब रेट कांस्टेंट, और टाइम 20,000 सेकंड बाद मेरे हाथ में कितना मिलेगा मुझे, तो हमें करके देखना पड़ेगा। तो 80 निकाल के देखते हैं, 80 तो माइनस के, और के की वैल्यू कितनी है बताओ, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। टाइम कितना है, टाइम 2000 या 20,000, 20,000। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ये टी आ गया। ए नॉट कितना, ए नॉट 100,
तो कितना बच रहा है भाई, 4 0 से 4 0 गया, -6 + 100 कितना आंसर आ गया 96। यानी कि अगर 100 हमारा सेव है या 100 का उसका कंसंट्रेशन है तो 20,000 सेकंड बाद आपको 96 मिलेगा। कितना मिलेगा 96। समझ रहे बात को। तो इससे हम फ्यूचर बता पा रहे हैं कि कितने टाइम बाद कितना हाथ में तुम्हारे बचेगा, कितना अपने आप खराब हो जाएगा या गायब हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मुले को हमें ड्राइव करना था। आई होप आपको इस फॉर्मुले की अहमियत समझ में आ गई होगी। नहीं आई तब भी कोई बात नहीं बेटा, एक ना एक दिन आ ही जाएगी। तो कहा अहमियत समझना भी नहीं है वैसे तो, क्वेश्चन हो जाने चाहिए बस फिलहाल तो। अब देखो ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ में यहां पर रखा गया एटी को, यहां रखा गया टी को। तो एटी को रख लिया हमने, टी को रख लिया हमने, और यहां पर रखा गया ए नॉट को। ये आपका ए नॉट होता है, ये वाला पार्ट ए नॉट। ठीक है, ग्राफ का ये जो लाइन है, लाइन वो एटी है, ये वाला लाइन है टी, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट इसको बोलते हैं ए नॉट। तो हमने एटी फिट कर दिया, टी फिट कर दिया, ए नॉट फिट कर दिया। तो ये माइनस के क्या है, तो कहते हैं इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इसका जो स्लोप होगा ग्राफ का स्लोप, वो -k के बराबर होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कॉन्सेप्ट जहां पर हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मेरे प्यारे लाडलो, अब ध्यान दो, लाडली भी प्लीज। कहानी यह है कि अब हमें पढ़ना है हाफ लाइफ। मान लो मैं कहता हूं सेव है, समझना ये सेव आधा खत्म हो गया। आधा खत्म होने का मतलब क्या है, हमारे हाथ में कितना बचेगा बताओ। हमारे हाथ में जो बचेगा एटी, वो कितना बचेगा बताओ, a0/2। अब एटी बचेगा a0/2, क्योंकि एटी का मतलब होता है हाथ में कितना बचा। a0 होता है आपका ओरिजिनल, a0 है इनिशियल, और एटी मतलब हाथ में कितना बचा। समझे नहीं। अरे अगर आधा सेव खत्म हो जाएगा तो हाथ में कितना बचेगा, a0/2। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है जब आपका जो भी मटेरियल है वो आधा खत्म हो गया। तो हमने कहा अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एटी इज इक्वल टू -kt + a0। अब आप कह रहे हो एटी मतलब हाथ में कितना बचा, हाथ में a0/2 बचा हुआ है, आधा बचा हुआ है। तो दोस्तों यहां से अगर आप ये निकालोगे ना, यहां से आप a0 को यहां फेंक दोगे तो ये जाएगा a0/2 इज इक्वल टू kt, क्योंकि ये एक है, ये आधा है। अब k को नीचे भेज दोगे तो टाइम आ जाएगा a0/2 के। तो यानी कि ये जो टाइम आया, इस टाइम को बोलते हैं हम टी हाफ। क्या बोलते हैं, टी आधा। टी आधा कितना हो गया, a0/2 के। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ हाफ लाइफ। समझे, यानी आधा कब खत्म होगा। आप प्लीज इसे रीड करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो प्लीज। तो अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड वाला। वही एक तरफ मानेंगे रिएक्टेंट, एक तरफ क्या मानेंगे प्रोडक्ट। टाइम इक्वल टू 0 पर कितना होगा ये टाइम इक्वल टू 0 पर क्या होगा ये बताओ, a0, और ये 0 होगा टाइम इक्वल टू टी पे। पता नहीं लेकिन इस महीने में बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हूं। देखा आप लोगों ने, देखा आप लोगों ने, इस महीने बार बार कोल्ड हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। क्या ये महीना चला नहीं। मेरी मतलब कह सकते हो मेरी जिंदगी का सबसे बेकार महीना ये था। आई वॉज कंप्लीटली इनएक्टिव फ्रॉम ऑल द साइड्स। देखा आप लोगों ने, थोड़ा अजीब सा भी हो गया था बीच में। अब तो धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, काफी ठीक। क्या अच्छा न्यू महीना आ गया है, ये भी नहीं पता है मुझे, बताओ। अक्टूबर आ गया ना, 8 तारीख है आज। पिछले 7 तारीख से मेरी हालत खराब होनी स्टार्ट हुई थी। उस दिन फ्राइडे था, ठीक है। उस दिन से मुझे फील होने लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे गड़बड़ मतलब हेल्थ के साथ एक वाइब्रेशन सा फील हुआ था, ठीक है। चलो तो यहां से x निकलेगा तो यहां x बनेगा, बता दिया ना मैंने। इसको प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग, at। तो a0 - x को at कहते हैं, ठीक है। फिर वही वाली कहानी, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि भाई रेट इज इक्वल टू के, क्या कहता है याद है आपको, के रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन उसकी पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर है ना, रिएक्टेंट की पावर 1। फिर रेट होता है -dr/dt के आर। अब इसको देखो क्या करूंगा, माइनस को और dt को वहां भेजूंगा और r को यहां ले आऊंगा, क्यों मुझे r के पास r चाहिए ना। नहीं समझ में आया, r को नीचे बुला लिया, माइनस और dt को वहां भेज दिया, समझ में आया। अब मैं बोलूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड। क्या करना है मुझे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, IBS तो जाएगा dr/r का इंटीग्रेशन -k dt का इंटीग्रेशन। अब देखो dr/r ये पता कैसा है, ये है dx/x का इंटीग्रेशन, तो dx/x का इंटीग्रेशन पता क्या होता है, ln x। तो ये मैं ना भाई तुम्हारे पास शर्म नहीं आई,
एलन ही बोलते हैं, बेस ई होता है इसका, बेस 10 नहीं होता। बेस 10 करना, चलो चलो ठीक है, हम लोग बेस 10 सॉल्व करते हैं, कोई बातें नहीं आई तो नहीं आई और क्या। देखो अब फिर ये जो है ना dr बाई आर हो जाएगा ln r, और ये जाएगा माइनस के डी टी, के टी हो जाएगा। लिमिट चल रही है ए नॉट से रिएक्टेंट की, ये 0 से t, तो ए नॉट से ए टी आपकी लिमिट चलेगी। तो देखो सेम आएगा इक्वेशन, देखो ln ए टी माइनस ln ए नॉट, एक बार ए टी एक बार ए नॉट, ये क्या जाएगा माइनस के टी। अब देखो ln ए टी को यहां रख लो और उधर क्या भेज दो माइनस के टी प्लस ln ए नॉट। क्या आपको लगता नहीं सेम ही है? बिल्कुल, बस क्या फर्क पड़ गया है, पहले था ए टी ए नॉट, अब क्या जुड़ गया है ln। इक्वेशन सेम है, याद करो यार, तुम भी ना मूर्ख हो। ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, तो बस ln ही जुड़ गया है, जीरो में ln नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर में ln आ जाता है। अब मेरे दोस्तों इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ जिसका हम ग्राफ बनाएंगे ना मित्रों, तो ऐसा कुछ बनने वाला है। ध्यान देना कि यहां पर हम रख रहे हैं ln 80, नहीं ये लाइन, ये एरो है ln 80, ये लाइन है ln 80, ये पॉइंट से ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां पर टाइम होगा, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे बताओ, ln ए नॉट, समझे? ये लाइन है ln 80, ये लाइन है t, ये पॉइंट क्या हो गया बता, ln 80 को ड्रॉ कर दिया हमने, t को भी ड्रॉ कर दिया हमने, ln ए नॉट को भी ड्रॉ कर दिया, तो बचा क्या माइनस के। तो ये जो स्लोप है, स्लोप, ये स्लोप माइनस के बराबर होता है, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। तो ग्राफ कितना आसान है, ये वाला पॉइंट हो गया इस एक्सिस पे, समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। अब कहानी को समझना, कहानी क्या है, ये फॉर्मूला हमने बना तो लिया, ये फॉर्मूला हमने बना तो लिया, पर हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएगा। किसी को ln सॉल्व करना आता है? बेटा आता नहीं आता, ठीक हो आप? फाइन, वेरी फाइन। ln सॉल्व करना आता है किसी को? ln सॉल्व करना नहीं आता, तो हमने क्या किया, हमने कहा ln तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला जो भी हमने निकाला, ये रहा, इस फॉर्मूले को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो पता क्या बन जाएगा, देखो लॉग 80, के के नीचे आपको बाई चांस 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये लॉग में कन्वर्ट होगा। तो ln 80 के बाई 2.303, बगल में t की जगह t है, ये जगह log a नॉट, log क्या हो जाएगा a नॉट। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हम log सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला अजीब सा लग रहा है, भयंकर सा, तो इसको इजी करने के लिए हम स्विचिंग करते हैं। तो मतलब स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग में होता है कि इस पूरे टर्म को, उस पूरे टर्म को हम इस तरफ लेके जाएंगे और इस वाले टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे, स्विचिंग। तो इस तरफ आगे क्या जा रहा है, देखो के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बताओ, log a नॉट, और माइनस कर देंगे हम log 80, log 80। दोबारा बोल रहा हूँ, ये सब एग्जाम में नहीं आता तो टेंशन मत लेना ज्यादा, जो याद करने को बोलूंगा याद कर लेना। तो यहां से अगर हम t निकाले तो देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, log x माइनस वाई। जब log हो और माइनस हो तो इसका आंसर पता क्या आता है, log a नॉट बाई 80, मतलब log जो है ना, log वो इकट्ठा होके a नॉट बाई 80 हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इस तरफ क्या है आपके पास, आपको सिर्फ t रखना है, क्या रखना है t, तो t रखने के लिए आपको 2.303 को उधर भेजना पड़ेगा, और जो k है उसको नीचे भेजना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, समझे? तो इस प्रकार से आपने क्या निकाला, आपने एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला निकाला जिसकी हेल्प से आप दुनिया जहान के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, और मैं ही आपको करवाने वाला हूं फ्यूचर में। तो कुल मिला के ये हमारा टाइम का फॉर्मूला आ गया। यानी कभी भी आपसे कोई बोले, ऐसे बोले कि भैया बात ऐसी है कि मैंने 100 लिया है, ए नॉट है मेरा 100%, और मेरे हाथ में सिर्फ 10% रह गया है, मतलब 90% खर्च हो गया। तो 100% लिया था, खर्च कितना हो गया 90, तो हाथ में कितना बचा 10, तो ऊपर 100 और नीचे 10, तो बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? मैं करके दिखाऊं, देखो बोले टाइम बताओ, टाइम कि 100% था, 90 खर्च हो गया, तो हाथ में कितना है 10, तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा होगा? तो आप बोलोगे अच्छा बेटे तो मुझसे टाइम पूछ रहा है, कोई नहीं 2.303 और रिएक्शन का जो कांस्टेंट हो दिया होगा, रेट कांस्टेंट, बस आपको क्या पुट करना है, लॉग इनिशियल है 100, हाथ में है 10, कट के आंसर कितना आ गया 10, और log 10 की वैल्यू एग्जाम में दी होगी, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा भी रखा है, log एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, log 10 होता है 1 और k की वैल्यू दी होगी, टाइम मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बहुत ही गजब है, ठीक है। लेकिन अभी हमें हाफ लाइफ सीखना है। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें और थोड़ी छोटी सी बात बता दूं कि अगर मुझसे किसी ने बोला कि भाई साहब मुझे ग्राफ बताओ, ग्राफ, तो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया 1000 बार। अब यहां पर देखो, इस वाले इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे हम। ये इक्वेशन दिख रहा है आपको? ये इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को? देखो सुनो, अभी हम ग्राफ क्या सीख रहे थे, ध्यान दो। हमने सीखा था कि इस तरफ क्या था, ln क्या होता है, तो अब हो जाएगा log 80, इस तरफ t रहेगा। इस पॉइंट का क्या नाम था बताओ, ln a नॉट। अब क्या आ जाएगा बताओ, log a नॉट। अच्छा इसको हम क्या कह रहे थे याद है आपको, स्लोप को, स्लोप कह रहे थे माइनस के, अब माइनस के नहीं रहे, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस के बाई 2.303। बात ही समझे मेरी बात को? यानी पहले वाले ग्राफ में क्या क्या चेंज रहा है, जो माइनस के था, के नीचे क्या आ गया 2.303, जो ln था log हो गया, ln था वो log हो गया। तो ग्राफ आप ध्यान रखना प्लीज, किसी भी हाल में किसी भी टाइम पे ग्राफ भी हो गया। तो फिलहाल हम देखने जा रहे हैं हाफ लाइफ। डर तो नहीं किसी को, डर के हम बहुत फास्ट है यार। देखो
फास्ट है तो स्लो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या, वही वो जो सेव है, वो जो सेव है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं सेव का, पर सेव फिट नहीं बैठेगा। वो जो सेव है, वो सेव क्या हो गया बताओ, आधा खत्म। अगर सेव आधा खत्म हो गया तो कितना बचा है बताओ, आधा। तो आप कहोगे भैया जो 80 है ना, 80 जो हाथ में बचा है वो a0/2 हो गया, इनिशियल का आधा। तो देखो यहां पर कुछ नहीं, टाइम निकालना है आपको, टाइम। इसको आप बोल देंगे टी हाफ, टी ऑफ आधी जिंदगी, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303/k लॉग ऑफ a0। a0 तो a0 रहेगा इनिशियल, 80 कितना हो जाएगा, 80 का मतलब हाथ में कितना बचा, हाथ में बचा a0/2, तो ये 2 पर चला जाएगा। अरे a0/2 तो 2 पर चला जाएगा, तो log 2। एग्जाम में log 2 की वैल्यू सबको दी होती है। अभी आप पेपर देके नहीं आए ना, आपको पता लग जाएगा कि सभी log की वैल्यू दी होती है। तो हो जाएगा आपका log 2। log 2 कितना होता है पता है किसी को, log 2 होता है 0.30, एग्जाम में दिया होगा। तो यहां से आपका टी हाफ पता कितना आ जाएगा, 2.303/k इंटू में दिस 0.693, आधी जिंदगी। अच्छा आपने एक और आधी जिंदगी पढ़ी थी, याद है आपको, किसकी पढ़ी थी, जीरो की आधी जिंदगी कितनी थी, टी हाफ इक्वल टू a0/2k। तो जो जीरो ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर में जो टाइम होता है ना, वो इनिशियल पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जो टाइम है वो इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता। ये बात इंपॉर्टेंट थी। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। हम थोड़े फास्ट, पर क्या करें, फास्ट तो होना ही पड़ेगा। चैप्टर नहीं बोला मैंने, टॉपिक बोला है, और ये भी नहीं बोला कि दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, बोलूंगा अभी 10 सेकंड बाद, ठीक है। सो आज इसे रीड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पेन क्यों बंद कर रहे थे बेटा, गलत बात है। पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ कराया होगा, ग्राफ कराया होगा, और मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया होगा, टी इज इक्वल टू 2.303/k लॉग a0/80, ऐसा कुछ मैंने कराया होगा। ये टाइम है, ये k है, या ऐसे कह सकते हो k को यहां भेज देंगे तो ये k हो जाएगा ये टाइम, जहां a0 का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और 80 का मतलब होता है कितना हाथ में बचा। तो आमतौर पर जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इनके ऊपर ही देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ना आपको गैस के लेके आ जाएगा, गैस को लेके। तो जब भी गैस के लिए क्वेश्चन आए, देखिए फॉर गैसेस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हो तो k के लिए और टाइम का जो रिलेशन है ये होने वाला है, PI का मतलब है इनिशियल प्रेशर और PT का मतलब है टोटल प्रेशर। तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर, तो यहां इनिशियल पुट करना, 2 इंटू इनिशियल पुट करना और टोटल माइनस करना, बस आपका आंसर आ जाएगा जो भी क्वेश्चन में पूछा हो। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, गैसेस के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। तो हाँ, एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से लगा सकते हो। फिलहाल समझना क्या है, के का मतलब रेट कांस्टेंट, टी का मतलब टाइम होता है, पीआई का मतलब है इनिशियल प्रेशर और पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर का मतलब क्या है, जब टाइम इक्वल टू 0, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो प्रेशर होता है उसको इनिशियल कहते हैं। और टाइम मान लो दिया हो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड, तो अगर कोई टाइम दिया है, मान लो 100 सेकंड दिया है, तो 100 सेकंड पे जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हम टोटल प्रेशर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप रीड कर लो इस वाले टॉपिक को, फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक बार इसे रीड कर लो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब लिखा है सुनो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। भाई जो रेट है, स्पीड है रिएक्शन की, वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो पहला होता है डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें पहले से पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी आमतौर पे, यानी रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ये हमें पता है। अब लिखा है इट डिपेंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। कैसे, बड़ा आसान है, ज्यादा सरफेस होगा ज्यादा रिएक्शन होगा, कम सरफेस होगा कम रिएक्शन होगा। नहीं समझ मेरी बात को। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि मान लो भाई हमारे पास ये चौक है, चौक, इसको हमने इंक में डाला, इंक में डालते क्या होगा, ये इसमें इंक आके चिपक जाएगा। लेकिन अगर उसी चौक को मैं बीच से तोड़ दूं, अब 2 टुकड़े करके डालूं, तो क्या लगता है आपको कि जो टूटने से नया एरिया बना है, नया सरफेस बना है, क्या उसमें भी आके इंक लग गया? हाँ। तो बताओ, इसी चौक को सिंपल डालेंगे तो इंक लगेगा थोड़ा कम, तोड़ कर डालेंगे तो इंक क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि इसमें हमने तोड़ने से क्या बढ़ गया बताओ, नए सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। बहुत ही सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब लिखा है ये डिपेंड करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। भैया गैस में
सबसे ज्यादा क्या होता है, रेट। गैस जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसका रेट ज्यादा होता है। फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। फिर केमिकल स्टेबिलिटी, जो चीज स्टेबल होती है उसका रेट कम होता है। स्टेबल चीजें रिएक्शन नहीं करती है। पढ़ा दिया क्या मैंने पहले ही? बात समझ पा रहे हो? जो स्टेबल है वो रिएक्शन नहीं करेगा। नहीं बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि बहुत अमीर आदमी है, वो जा रहा है, तुम बगल से उसको गाली दे रहे हो तो थोड़ी कुछ कहेगा तुम्हें, कहेगा चल तेरे जैसे 50 देखे, चुपचाप निकल जाएगा। बड़ा स्टेबल है, पैसा है, घर है, दौलत है, 4 बीवी है, क्या चीज, अच्छा 4 तो नहीं, ठीक है, लीगली 1, ठीक है। तो रेट स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मोर इज स्टेबिलिटी, रेट उतना ही कम होगा, रिएक्शन उतना ही कम होगा, ठीक है। फिर मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट, कि भैया जो रिएक्टेंट है वो कैसे है, वो होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का रेट ज्यादा होने वाला है। हो मतलब गैस और गैस का रिएक्शन करवाएंगे तो रेट अच्छा होने वाला है, स्पीड अच्छा होने वाला है। ऐसा थोड़ी पानी और सॉलिड को करवा रहे हैं तो हेट्रो हो गया, लिक्विड और सॉलिड करवा रहे तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का कम होता है, होमोजीनियस का स्पीड रेट क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें थी। अब देखिए एक टॉपिक है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब कैटलिस्ट के बारे में हम नीचे आपको और बताएंगे, मतलब और आगे बताऊंगा, बढ़िया सा वेट करो। बस अभी याद रखो, कैटलिस्ट जब डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है एकदम से। लेकिन अभी हमें देखना क्या है, ग्राफ। पहले ग्राफ समझो। एक ग्राफ क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है कि जब भी आप, अगर आपके मन में ये चल रहा हो, क्या चल रहा है आपके मन में, कि कोई रिएक्टेंट होता है और वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता है, तो आप गलत फहमी में हो। रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता। बेस्ट एग्जांपल क्या है, मान लो आपको चाय बनाने का शौक, मान लो आदिल के रिश्ते की बात आई है, ठीक है। अब आदिल तो चाय बनाएगा नहीं, आदिल को चाय पीना है, तो अब कौन बनाएगा? चलो कोई नहीं भाई, थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ, तो आदिल भाई ने दूध लिया, रिश्ते की बात हुई है, आदिल भाई ने दूध लिया, चाय पत्ती लिया, चीनी लिया, क्या वो चाय बन जाएगा? चाय नहीं बनेगा। क्या रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट बना? नहीं। तो वही वाली कहानी यहां पर चल रही है कि ध्यान रखना, छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, हर रिएक्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती। दूध, चाय पत्ती और चीनी को मिलाने से चाय नहीं बनेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, रिएक्शंस को करवाना पड़ेगा। तो वही वाली कहानी है। इस तरफ अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी रखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरफ रखता हूं मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन का प्रोग्रेस या फिर कोऑर्डिनेट, तो हमें ये ग्राफ क्या सिखाता है, थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है। ग्राफ बेसिकली ऐसा होता है, बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा ऐसे होता है, यू करके, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कोई बात नहीं, कैसे ही बना दो, समझ में आना चाहिए, मेन तो ये है। तो कहानी ये है समझना कि अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होती है। अब हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एनर्जी का बैरियर पार करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर, या इस हाइट को आप बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी, ई एक्टिवेशन। तो भैया इतना एनर्जी दोगे तब वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझे? यानी कि कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता है, उस रिएक्टेंट को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और जब एक टाइम पर वो एनर्जी का एक बैरियर, एक रुकावट है, पार हो जाएगा, पार होने के बाद ही वो प्रोडक्ट बनेगा। यानी जब हम सोचते हैं कि भैया रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि पेट्रोल है मेरे हाथ में, आग लग जाएगी क्या अपने आप? यहाँ पर कंबशन रिएक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं मिथेन गैस है, मिथेन है मेरे पास, अब मिथेन का कंबशन रिएक्शन अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़ी बहुत चिंगारी, थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हर रिएक्शन को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है, और ये जो एनर्जी का रुकावट है, मतलब इतना रुकावट तो उसको पार करना पड़ेगा। अगर वो रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट बनना है, तो इस हाइट को पार करना पड़ेगा, इसलिए इसको एनर्जी का रुकावट बोलते हैं, बैरियर, या इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये बनाया हमने एंडोथर्मिक के लिए। अब एंडोथर्मिक के लिए क्यों बनाया है? अच्छा, एंडोथर्मिक को समझने से अच्छा तो आप एक्सोथर्मिक समझो। क्या समझो, मैं समझाता हूं बढ़िया से, वेट करो। बड़ा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा हम फास्ट है पर क्या करें, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं कहता हूं कि मान लो कोई रिएक्शन है, ऐसे स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एनर्जी बैरियर को पार किया, और यहां जाके आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो अब क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट ये है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतना है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम। अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, मतलब उसके अंदर से एनर्जी निकल गई। एनर्जी क्या है? और जब एनर्जी निकलती तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ग्राफ में एक्सोथर्मिक में ना प्रोडक्ट नीचे हो जाता है, और एंडोथर्मिक में क्या होगा? देखो, इसके एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी का निकलना, तो एनर्जी घट गया, पर एंडोथर्मिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए रिएक्टेंट से ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट को, किसके अंदर? एंडोथर्मिक के ग्राफ के अंदर। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि कोई भी रिएक्शन में डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, बात समझे? अब आपको समझ आया कैटलिस्ट वाली बात। तो कैटलिस्ट क्या करता है? देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, अगर आपने कैटलिस्ट डाला है, समझा रहा हूं, वेट करो। कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट कहता है भैया चाय बनानी है तुम्हें, जल्दी चाय बनानी है, तो कैटलिस्ट कहता लो भाई बन गई तुम्हारी चाय। कैटलिस्ट कहता लो बन गई, अरे कहां बन गई चाय यार, आदिल भाई, आदिल भाई कहां है आदिल भाई? चाय चलती बिरयानी, दोनों बिरयानी चलती है ना, चाय नहीं चलती ना? मुझे पता था, मेरा एक दोस्त है अब्दुल, उसके रिश्ते की बात में बिरयानी चल रही थी, चाय नहीं चल रही थी, तो मुझे याद आया। ध्यान दो। तो रिश्ता हुआ नहीं लेकिन वो वाला, क्योंकि हाँ, अब सुनो सुनो। तो कैटलिस्ट करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को कैसे फास्ट करता है? तो कहता है मैंने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दूंगा। पहले तुम्हें इतनी हाइट को पार करना था, यानी पहले तुम्हें
चूल्हे को बहुत देर तक गर्म करना था, अब नहीं, अब चूल्हे में हल्का सा गर्म करो, काम हो जाएगा। तो कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट ये जो रुकावट का बैरियर है, हाइट को कम कर देता है, मतलब ग्राफ की हाइट कम कर देगा, ऐसा कुछ है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ऐसा मान के चलो, कम एनर्जी लगेगी। तो लिखा है कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिंग पाथ, मतलब अलग रास्ता बना देता है ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा, हेंस इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट भाई क्या काम करता है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, नोट मतलब रीड कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे। फटाफट इसको रीड कर लीजिए। स्टार्ट कर रहे, सुनो, देखो ध्यान से। हम जो, अरे यार ये तो हैंग इतना होता है, नया लेना पड़ेगा, पैसे चाहिए उसके लिए भी। सुनो, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कह रहा भैया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है बताइए। तो एक बड़ी फेमस थियरी है, क्या थियरी है, फॉर एवरी, देखिएगा, फॉर एवरी इंक्रीज इन 10 यूनिट ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस। क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर है 8 और रेट है मान लीजिए 6, और टेम्परेचर में आपने 10 का बढ़ाव कर दिया +10, टेम्परेचर कर दिया आपने मान लीजिए 18, तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाएगा 12। तो फॉर एवरी इंक्रीज इन 10 यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे आप 10 से टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है। मतलब भैया टेम्परेचर से रेट में फर्क तो पड़ता है। इसी बात को बताने के लिए अर्हीनियस साहब ने अपना एक इक्वेशन दिया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो भैया अर्हीनियस साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया वो समझते हैं। तो अर्हीनियस साहब ने कहा यार बड़ी सिंपल बात है, देखिए एक होता है के, यह है ए माइनस EA बाई RT। अब तुम्हारे मन में होगा ये क्या है भाई, अर्हीनियस साहब की इक्वेशन है, जहां पर के का मतलब है रेट कांस्टेंट, ए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पढ़वा दूंगा क्या होता है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ई है एक्सपोनेंशियल, पढ़वा दूंगा कौन क्या होता है, काम की बात करते हैं। ई का मतलब है आपका, अरे पढ़ लो यार, तुम पढ़ लो, सब पढ़ लो एक बार, वरना फिर बोलोगे कि हमें तो मतलब ही नहीं पता। देखिए स्पेलिंग गलत है, एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल है ये कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। देखो ई का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इतना एनर्जी चाहिए कि रिएक्टेंट क्या बन जाए, प्रोडक्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट करने के लिए। मेरी बात समझे नहीं समझे? अच्छा देखो, आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, जो कि होता है दोस्तों 8.314 होता है, ठीक है। ए का मतलब क्या है बताओ, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, टी का मतलब है टेम्परेचर। तो हमारा जो ये के है, जो कि ये ए बाई आर टी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखो देखो, यानी के अंदर कौन क्या चीजें समझ में आ गया सबको, रुके जाते हैं, जल्दी जल्दी करो। देखिए तो हमने क्या जाना, हमने जान लिया कि भैया किसका क्या मतलब है, ये कांस्टेंट है, ये भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है, के है रेट कांस्टेंट हमें पता है, आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, यानी ए भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता। ई का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, टी का मतलब है टेम्परेचर, और ये होता है एक्सपोनेंशियल, जो आपको पढ़ने की नीड नहीं है, टेंशन मत लो। इसका देखो मैं बता रहा हूं हो क्या रहा है, के इज इक्वल टू ए, नीचे आके हो जाएगा ई ए बाई आर टी, ये माइनस साइन जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब होगा क्या समझना, देखो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से देखो समझना, अगर बटे डिवाइड के नीचे वाली चीज बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर ये वाली वैल्यू घटेगी पूरी तो ये ई की पावर घट रही है, देखो टेम्परेचर बढ़ने से ये वैल्यू घटेगी, ये घटने से ई की पावर घटेगी, और जब ई की पावर घटेगी तो नीचे वाली वैल्यू घटेगी। तो हम कहेंगे टी के बढ़ने से आपका नीचे वाला वैल्यू घटेगा, और नीचे वाला वैल्यू अगर घटेगा तो के क्या होगा, के बढ़ेगा। अच्छा मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, और रेट कांस्टेंट बढ़ने से रेट बढ़ जाएगा। तो अर्हीनियस साहब ने मैथमेटिकली बताया, अर्हीनियस साहब मैथमेटिकली बातें करने लग गए। क्या बातें करने लग गए, अपनी इक्वेशन देके कि भैया देखो समझना, अगर तुम टी को बढ़ाते हो, टी या टी को बढ़ाओगे तो ये नीचे वाली पूरी वैल्यू अपने आप घटनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये घटेगा तो ये, नहीं समझ में आया बात, अरे डिवाइड की चीज बढ़ती है ना तो आंसर घटता है, तो नीचे की चीज घटेगी, नीचे की चीज घटेगी तो ऊपर की अपने आप बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी के बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, के, और के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो ये अर्हीनियस साहब ने बोला, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। अर्हीनियस में ए है कांस्टेंट, आपका टी टेम्परेचर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर तो कांस्टेंट है, आपको पता ही है। तो एक बार इसको रीड कीजिए कि टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ता है, और टेम्परेचर से फर्क पड़ रहा है, ये इक्वेशन के थ्रू अर्हीनियस साहब ने बताया। लेकिन आपको मैं कुछ बातें समझा दूं बढ़िया से, चलो समझा दूंगा इधर, अगर आपने रीड कर लिया है तो। हम लोगों को सॉल्व करना नहीं आता, क्या सॉल्व करना नहीं आता बता रहा हूं, ध्यान देना। ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो, हम लोगों को ना ये सॉल्व करना नहीं आता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब। तो हमने क्या किया
ये सब भूल जाओ, ये मैथमेटिक्स नहीं आती है कभी भी, ये तो मैंने एक्स्ट्रा कर रखा है। सिंपल, हमने इसको ln में कन्वर्ट करते हैं और log में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ई फी सॉल्व करना नहीं आता। तो हमने क्या किया, इसको k को ln k बना दिया, a को ln a बना दिया और e को गायब कर दिया। हमने e को गायब कर दिया तो बन गया माइनस ई ए बाई आर टी। फिर इसको log में कन्वर्ट किया, जो हमारे काम का है ये वाला, यहीं से क्वेश्चन आएगा। यानी इसी फॉर्मूले को, अर्हीनियस के फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछता। ये तो भाई करके दिखाना पड़ जाता है कई बार, ठीक है, लेकिन तुम्हें नीड नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं नीड नहीं है। सिंपल याद रखो कि जो k वाला फॉर्मूला हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने इसको log में कन्वर्ट किया। तो log k log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, जहां t का मतलब है टेम्परेचर। तो दोबारा बोल रहा हूं, अगर इसी फॉर्मूले को आप कन्वर्ट करेंगे तो k की जगह पर log k आ जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा log a माइनस ई ए और नीचे क्या है आर टी तो है 2.303 का आता है जब log में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका मेन फॉर्मूला ये है अर्हीनियस के लिए फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि नहीं रखनी हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर याद होना चाहिए। तब इसी का हम वो बनाएंगे ग्राफ। तो आप जानते हैं ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, सिंपल है, ध्यान दो। ग्राफ कैसे बनाया हमने ये log के है यहां रखा है, ठीक है। ये 1/t दिख रहा है आपको, 1/t हमने यहां रखा है। तो log के यहां रखा है, 1/t हमने यहां रखा है, log a हमने यहां रख दिया। तो क्या बच गया बताओ, बच गया माइनस ई ए बाई 2.303 आर। नहीं समझ पा रहे? तो हमने कहा जो इसका स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होता है वो होता है, स्लोप को बोलते हैं हम tan थीटा, जो बराबर आएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर। और यहाँ पर जो टी है ना, टी तो हम ले चुके हैं, टी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। दिस टी इज नॉट हियर, है ना, ऑलरेडी ध्यान रखना ये बात, टी यहाँ पर नहीं आने वाला है। दोबारा बोल रहा हूँ, टी यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो टी यहाँ ले चुके हम। तो इसी इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ का हर एक बात आपको समझना चाहिए, log के यहाँ होगा, log a यहाँ होगा, टी यहाँ आ गया है, तो बचा क्या ई ए बाई 2.303 आर, जो कि हमारा स्लोप होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन टू टेम्परेचर इज गिवन। जब भी किसी न्यूमेरिकल में ऐसा बोल दे, जैसे हमने पढ़ा भी, हमने क्या सीखा था, हमने दोस्तों ये सीखा था कि अगर किसी का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है तो उसका रेट कांस्टेंट होगा मान लो K1, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा हमारा K2। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बदलता है। तो जब भी आपको दो टेम्परेचर गिवन हो तो आप अर्हीनियस के इक्वेशन से ये वाली चीज को पढ़ते हो। अब तुम बोलो ये कहां से आया, वो भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मुला बन जाता है log K2 by K1 ई ए बाई 2.003 आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब इस फॉर्मूले का आपको, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, नीचे देखो 19.14 आता है, न्यूमेरिकल में काम आएगा कभी, ठीक है। तो 2.003 और आर को मल्टीप्लाई करके इतना आता है। तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जब दो टेम्परेचर दिया हो और रेट कांस्टेंट की बात कर रहा हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट रीड कर लो इसको, रीड एक बार अच्छे से रीड कीजिए सारे बच्चे प्लीज अच्छे से। देखिए अर्हीनियस साहब का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, वो मानते थे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, लाइक हमने बोला H2I2 2HI बन रहा है, तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं होगा कि झटके से हो जाएगा, एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, जैसे हमने कहा हमारे पास 2 HI है, देखो हमने कहा 2 HI है, 2 H है और 2 I है, तो हमने कहा HH और II होगा। अब इन दोनों का रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, ये H इस I को अप्रोच करेगा, ये H इस I को अप्रोच करेगा। अप्रोच करते वक्त बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। एक तरह से कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन बनेगी। उसके बाद क्या होगा, आपका ये HI और ये HI आपस में सेपरेट हो जाएंगे, तो HI मिल जाएगा आपको 2HI, इसको बोल देंगे हम 2HI। मतलब ऐसा मानना था अर्हीनियस साहब का कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो जैसे एक रिएक्टेंट है, देखिए समझिएगा, एक रिएक्टेंट है, या मतलब एक नहीं, जो भी रिएक्टेंट है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके EA को पार करते हैं, धीरे धीरे EA को पार करते हैं, और यहां बन जाता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। भाई कॉम्प्लेक्स अब एक्टिवेट हो चुका है, अब एक्टिवेट हो चुका है तो अब वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उसके बाद वो क्या बन जाता है बताओ, प्रोडक्ट बन जाता है। तो कहानी क्या है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, पहले उसको एक्टिवेट होना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको करके दिखाया, एक छोटी सी बात एनसीईआरटी की है ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। सो फाइनली वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। तो एक बार आप रीड कर लीजिए अर्हीनियस के बारे में, फिर आपको मैं और भी ग्राफ्स पढ़ाऊंगा बढ़िया बढ़िया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स दिया था, वो भी हम करेंगे, पर फिलहाल एक टॉपिक लेके आ रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलरिटी। अब तुम बोलोगे सर इतना फास्ट क्यों, क्योंकि फास्ट ही रहना है हमें, पढ़ चुके होंगे आप सब एक बार, है ना। तो ये तो एज अ फास्ट ले रहे हैं, एज अ क्रैश कोर्स टाइप का ले रहे हैं, थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, देखिए मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो पहले आप एक वर्ड समझिए, एलिमेंट्री या फिर सिंगल स्टेप। देखिए मैं कहता हूं A + B गिव्स C, तो इसको बोलेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या ये मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप को आपको ध्यान रखना बहुत बढ़िया से। तो कहते हैं भाई मॉलिक्यूलरिटी जो डिफाइन होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए होती है। तो लिखा है इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइडिंग एक साथ साइमल्टेनियसली
टू गिव प्रोडक्ट। क्या मतलब है कि कितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक सिंगल स्टेप में, वही कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ, मॉलिक्यूलरिटी। तो नंबर ऑफ, बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मैं बोलूं इस क्वेश्चन में क्या ये सिंगल स्टेप है, हाँ जी, तो इसमें कितनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, तो 1 और 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2, तो इस क्वेश्चन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाए A प्लस बी सी, फिर C प्लस डी ई, E प्लस एफ एच, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो यहां पर आप मॉलिक्यूलरिटी की बातें नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी की बातें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप के लिए, सिंगल स्टेप के लिए की जाती है। अब कहानी को समझिएगा। अच्छा, कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली समझ गए कि सब आपस में कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट, या फिर इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब आप लोग समझना, एग्जाम में आता है कई बार कि सर जी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताइए। आप कहते हैं सर ऑर्डर क्या होता है, तो हमें पता है ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ में जो पावर्स होती है उसको होते हैं ऑर्डर। तो एक्सपेरिमेंटली होता है, याद है आपको ऑर्डर, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, याद है आपको। और मॉलिक्यूलरिटी क्या बताया मैंने, थ्योरेटिकली, कि भैया कितने मॉलिक्यूल है, थ्योरेटिकल है। तो फिर कैन बी जीरो, फ्रैक्शन, नेगेटिव। अब तुम बोलोगे भैया -2 मॉलिक्यूल है, तुम्हें शर्म आ जाएगी, तुम ऊपर झुकोगे ताकि तुम्हारे मुंह पे गिरे। अरे -2 मॉलिक्यूल होता है कुछ नहीं। जैसे अगर मान लो सर ने बोला कि बेटा बताओ -2 मॉलिक्यूल, तुम कह दो हाँ, तो सर भी ऊपर झुके कि इनको पढ़ा रहा हूं मैं। नहीं समझे मेरी बात, आई बात समझ में नहीं आई। एक तो मेरे को भाई टेंशन हो गई यार, चूहा भी मेरे पीछे पड़ा है, बंदरिया मेरे पीछे, सब मेरे पीछे पड़े। अब मैं जाके कल कंसल्ट करूंगा डॉक्टर से कि भैया बताओ, अभी 1 हफ्ते पहले तुमने ठोके थे 3 इंजेक्शन, अब दोबारा लगवाना है क्या, तो कहेंगे खून आया या क्या, जो भी है। चलो, तो अब कहानी समझ में आए। फिर वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स, सिंगल, एलिमेंट्री, सबके लिए कह रहा भैया जो ऑर्डर है वो तो सबके लिए वैलिड है, चाहे डबल स्टेप हो, सिंगल स्टेप हो, मल्टीपल स्टेप हो, कॉम्प्लेक्स हो। मॉलिक्यूलरिटी तो ओनली फॉर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सिंगल स्टेप के लिए। समझे मेरी बात को। लेकिन एक स्पेशल केस भी होवे है, का होवे हो स्पेशल केस बताऊं। स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए आपके पास, समझिए ऐसा लिखा हो A प्लस बी से C, C प्लस डी से E, E प्लस F से H, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन भाई साहब वो कॉम्प्लेक्स में बोल दे स्लो, क्या बोल दे, तो ध्यान रखना स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो वाला स्टेप ही मेन होता है, यानी ये सब भाड़ में जाए। अब आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो, यानी जिस रिएक्शन पे स्लो लिखते हो आपका मेन होगा, बाकी को मिटा सकते हो आप। अब आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो। देखो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1 और 1 2। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2, यानी कि स्लो वाले को ट्रीट कर सकते हो एलिमेंट्री स्टेप की तरह, और एलिमेंट्री स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी वैलिड होता है। तो ये बहुत सिंपल बात है दोस्तों। और एक और छोटी सी कहानी क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, मॉलिक्यूलरिटी आपका 3 से बड़ा नहीं हो सकता। अब हमें सोचना है क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है, समझिएगा ध्यान से, अच्छा टॉपिक है, देखो इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है एक सिंगल स्टेप में, कुछ हुआ क्या, एक सिंगल स्टेप में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब सोचो मैं कहूं कि सिंगल स्टेप में 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, हाँ भाई संभव है, और जो कोलिजन होगा इफेक्टिव भी होगा। मैं आपसे बोलूं कि हम रास्ते में चल रहे हैं, तो 2 लोगों को टकराना बड़ा आसान है, 2 लोग गए आपस में टकरा गए, कंधा टकरा गया, किसी का पता नहीं कंधा ही टकराता है और क्या टकराएगा, ये कैसे भी टकरा गए, क्या यार तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी हो। 2 लोग जा रहे हैं आपस में, किसी वजह से कोई उधर देख रहा टकरा गए, तो 2 लोगों का टकराना बड़ा आम बात है, दिख सकता है। लेकिन हम ऐसा कहे कि 3 लोग एक साथ टकरा गए साइमल्टेनियसली, थोड़ा सुनने में लगता है कि हाँ चलो हो सकता है कहीं ना कहीं कि 3 लोग भी साथ में टकरा गए हो, कम चांस है पर हो सकता है। अब मैं कहूं कि 5 लोग हैं एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर सब साथ में टकरा रहे, बहुत नामुमकिन सी बात है जब तक पूरी प्लानिंग न की गई हो, और टाइमिंग का भी खेल होना चाहिए कि भाई सेम टाइमिंग पे पहुंचना तब टकराएंगे। यानी कुल मिला के बातें हैं, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में अगर आप ये सोचो कि 2 से अधिक मॉलिक्यूल टकरा जाए बढ़िया तरीके से, तो बात नहीं बन पाएगी। हाँ 3 तक हम मान लेते कि 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो कोलिजन उनका अच्छा होगा कि वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 से अधिक तो थोड़ा टफ है, तो वही लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज इफेक्टिव कोलिजन हो गया है, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल आर वेरी डिफिकल्ट साइमल्टेनियसली। इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आर वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत कठिन है, नहीं हो सकता यार। सो प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो क्या समझे आप कि 2 लोगों के बीच में टकराव हो सकता है, आम बात है, नहीं हो सकता। आदिल भाई रिश्ता लेके आए थे ना, किस लिए आए थे, टकराव लड़ाई होगी ना आपकी शादी के बाद, इसीलिए। तो कहानी ये है कि 2 लोगों में लड़ाई हो सकता है, हाँ अगर दोस्त है तो भी लड़ाई हो सकता है, दोस्त तुम्हारा नहीं, समझ रहे हो। तो 3 लोगों में भी कोलिजन हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है।
कह रहा मेरे पीछे क्यों पड़ गया भाई, कोई बात नहीं, आप लोगों में तो बस बोल दो खेल खत्म हो जाता है ना, इसलिए ठीक है। देखो तो तीन तीन लोगों में भी कोलिजन हो सकता है, लेकिन अब चार चार सुनने में अजीब लगेगा। अरे एक दो तीन, अब चार बड़ा अजीब लगता है, चार वाला सिस्टम नहीं है, तीन वाला बढ़िया है। तो कहानी आपको समझ में आई हो, बढ़िया है, आप रीड कीजिए। बड़ी सूखी सूखी सी क्लास में अच्छी नहीं लगती है। क्या करो, गीली कर दूं? क्या करोगे, सुसु? अरे मजाक कर रहा। कोलिजन थ्योरी होता है, कोलोजन लिख दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। आदिल भाई ठीक हो? चलो बढ़िया है, खुश रखे भगवान आपको, भगवान करे कोलिजन ना हो, दो ही रहे, ठीक रहे, बढ़िया है, ठीक है। वैसे भी कहाँ होने दोगे आप तो एकदम बढ़िया आदमी। कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी कहता है अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो लिखा है मॉलिक्यूल शुड गो साइमल्टेनियसली, एक साथ, कोलिजन, कोलिजन नहीं, कोलिजन है, विद ईच अदर। अगर मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, नहीं टकराएंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो ये पहला कोलिजन थ्योरी का स्टेटमेंट है। दूसरा, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करना होगा। अरे यार, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, बी सीरियस, ठीक है, सबको सीरियस होना है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अरे यार, पिछली कहानी ना कनेक्ट हो जा रही है, अब क्या करें। आदिल कितना खुश है, क्या है, पीसीएम पीसीबी, हाँ चलो जाओ। तो मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो दो बातें हैं कि भाई कोलिजन तो होना चाहिए एक साथ और प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। क्या मतलब है, मान लो मैं कहता हूं, ऐसी रफ एग्जांपल ले रहा हूं, इतना करेक्ट नहीं। मान लो यहाँ पर Cn माइनस है तो उसको Cl को हटाना है, किसको हटाना है? Cl हटेगा तो Cn लगेगा। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन में काम नहीं हो रहा है, मान लो मैं कहता हूं कि Cn यहां बैठ के चिल्ला रहा है, कुछ नहीं हो रहा, इसको प्रॉपर यहां पर आके अटैक करना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर, समझ रहे हो। इसका मैं SN2 से बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, पर मैं अभी देना चाहता नहीं हूं, समझ गए होंगे आप, है ना। इस टॉपिक में ज्यादा डिटेल में नहीं बातें करते, आप समझ गए ना कि प्रॉपर ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसको एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं रीड मत करो इस वाले को, हाँ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अरे यार, तुम लोगों ने ना मुझे बिगाड़ दिया है पूरा, मैं बिगड़ा नहीं हूं, ये बंदा हंसता इतना खतरनाक है, ये मुझे अंदर से कह रहा हंसो, खतरनाक आदमी भाई। चुप हो जाओ। काइनेटिक एनर्जी, और ये है एक ग्राफ, समझना, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, इन सब ना स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ये सब कर रहे थे, मतलब छोड़ो इतना डिटेल में नहीं बातें करते, जितना फिजिक्स को नहीं कनेक्ट करते, केमिस्ट्री की बातें करते। तो एक ना ग्राफ बनाया गया, मैक्सवेल कह सकते हैं, मैक्सवेल इन सब ने मिलकर बनाया। बोला यार देखो होता क्या है, समझना, यहां पर मान लीजिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखा हुआ है, वैसे बोलते हैं बुक्स में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हमने मान लिया इस तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और इस तरफ है काइनेटिक एनर्जी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाया, और क्या पाया कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोला गया कि मान लेते हैं 12 जूल एनर्जी है, कितना है मान लीजिए 12, एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो ये है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा संभावित काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है इसका, मतलब यह है, मान लीजिए आप कमरे में 20 लोग हो, मेरी स्पीड है 200, आदिल की स्पीड है मान लो 4, और बाकी आप जितने भी हो सबकी स्पीड है 25। कितनी स्पीड है? 25। तो दुनिया वाले क्या मान लेंगे कि इस कमरे में रहने वाले लोगों की स्पीड कितनी होती है? 25। ये दो लोग अलग है, बाकी सब क्या है? एक जैसे। तो बोलते हैं संभावित स्पीड क्या है, इस कमरे में रहने वाले लोगों की संभावित स्पीड क्या है बताओ? 25, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास क्या है? 25 की स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, तो हमने बोला ज्यादातर पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो है 12। कितनी है? अधिकतर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी 12 है, अधिकतर पार्टिकल्स के पास, और इसी एनर्जी की वजह से वो क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। अब तुमने क्या करी,
तुमने क्या करा, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दी। क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर है T+10। अब देखो पहले आपका काइनेटिक एनर्जी क्या था बताओ? 12। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी आगे की तरफ थोड़ा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? मान लो 20। कितना हो गया? अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 20 जूल। क्या हो गया? 20। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है? हाँ जी, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, उस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ग्राफ में ऐसे शिफ्ट हो जाता है। और पहले देखो, पहले अगर हम बात करें तो पहले इस ग्राफ के अंदर कम पार्टिकल्स होते हैं, अब ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। पर इतना मत सोचो आप लोग, नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। ये 12 और 20 मेरी कल्पना है, ठीक है, ध्यान रखना, मेरी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी हम पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। कोलिजन थ्योरी पढ़ा, फिर और देख रहे हैं मैक्सवेल ने ये कहा, क्या कहा। तो ये लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विथ हायर एनर्जीज। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हायर एनर्जीज, ठीक है, इवन ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। कह रहे भैया अब तो एनर्जी एक्टिवेशन से भी ज्यादा हो गया, और एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी होने का क्या मतलब है? क्या इजिली क्या बन सकता है? प्रोडक्ट बन सकता है। हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। समझ में आया? तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? एक किसने एक्सप्लेन किया था याद आपको? अर्हीनियस ने, कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ जाता है, के बढ़ने से रेट बढ़ जाता है। और यहां ये मैक्सवेल इन सब लोगों ने बताया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो क्या बढ़ जाता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलाइड्स विथ हायर एनर्जी। अब इनके पास हायर एनर्जी से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, इवन ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। कह रहे भैया जो बैरियर था उससे भी ज्यादा सीधा प्रोडक्ट। तो ये हमारी छोटी सी बात थी, कोलिजन थ्योरी को मिला के, मैक्सवेल्स को मिला के। वैसे ये सब एग्जाम में नहीं आता है। अब लास्ट हमारा ये टॉपिक होता है, देख लो क्या है ये टॉपिक होता है कि भैया R4 है रेट। R4 क्या है? रेट। अब रेट किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो रेट डिपेंड करता है P पर। P है ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। P क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। Z क्या है? Z नंबर ऑफ कोलिजन। भैया रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कितना कोलिजन हो रहा है। और ओरिएंटेशन क्या है? तो P कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन को इंडिकेट करता है, वो मैंने हल्का सा लिखा है, P का मतलब नीचे लिखा हुआ है, देखिए। तो लिखा है Z क्या होता है? Z। P का मतलब तो ओरिएंटेशन हो गया कहीं ना कहीं, पर P का असली मीनिंग यहां होता है, ठीक है, लिखा हुआ है। P को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कि कोलिजन का संभावना क्या चल रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, ये सब तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही दे रहा हूं, पेपर में नहीं आता, ठीक है। वो तो एनसीईआरटी में है तो मैंने लिख दिया। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो Z होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आप खुद सोचो लॉजिकली, रेट किस बात पर डिपेंड करेगा? कि कितना ओरिएंटेशन, कैसा ओरिएंटेशन है, कितना कोलिजन है, बस समझ पाए। और ये फैक्टर हम पहले से जानते हैं। E है एक्सपोनेंशियल, E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, R है गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। अब यहां पर ये शब्द ध्यान रखना कि ये जो पूरा शब्द है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की स्टडी हम नहीं करते। फिर भी मन किया तो लिख दिया। ये बता रहा है आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन मतलब नंबर, नंबर मान लो, फिलहाल तुम समझ नहीं पाओगे फ्रैक्शन वाला वर्ड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आपका ये जो चीज है वो ये बता रहा है कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है या एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी है। देखिए ग्राफ ऐसा ना, ग्राफ ऐसा, तो कह रहा है कितने के पास इतनी एनर्जी है या इससे भी ज्यादा है। तो ये बताता है हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस प्रकार से हमारे चैप्टर के सारे टॉपिक कवर होगा एक के अलावा, जिसका नाम है आपके पास, पता क्या? उसका नाम है आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब तुम बोलोगे ये क्या होता है भैया? ये सूडो होता क्या है? सूडो मतलब नकली, सूडो मतलब नकली, जो असली ना हो। सूडो मतलब नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा क्यों? देखिए जैसे समझिएगा, अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर ना हो पर फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करे। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो मैं पंडित नहीं हूं, मतलब जन्म से पंडित नहीं हूं, पर मैं पंडित वाली चीजों को फॉलो करता हूं। समझ रहे बात को? लहसुन प्याज ना खाना, मांसाहार ना करना, ड्रिंक्स नहीं करना, कोई तरह का नशा नहीं करना। तो ये एक बता रहा हूं छोटी सी बात। तो ये क्या है? मैं पंडित तो नहीं हूं,
पर मैं पंडित वाले चीजें फॉलो कर रहा हूँ या पंडित जैसे काम कर रहा हूँ। मंत्र नहीं फूक रहा। मेरे संस्कृत वाले मंत्र तो मुझे आते नहीं है, पर केमिस्ट्री वाले ही बोल के शादी करा सकता हूँ। लिखवा सरकाना मगल मंजन कर फिकर कौनी सन भगत छापा। तो वही कह रहा हूं, पंडित नहीं हूं पर पंडित जैसा। आई एम नॉट अ ट्रू पंडित। वैसे ही कि जो सूडो मतलब नकली फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर ना हो पर फर्स्ट ऑर्डर जैसी बातें करे। ऐसा होता क्यों? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमने कहा भैया देखो ये एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है पानी, पर पानी को हमने इतने ज्यादा अमाउंट में रखा है। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं पानी हमारे पास 50 बाल्टी है और उसमें से खर्चा हुआ है 4 चम्मच। तो बताओ क्या कोई फर्क पड़ा? पानी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन में पानी तो एक कांस्टेंट हो गया। मैं कह रहा हूं भाई तुम्हारे पास 10 बाल्टी पानी है, उसमें से तुम्हारा खर्चा हुआ है 2 चम्मच पानी। तुम कहोगे यार रिएक्शन के अंदर ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें तो चेंज ही नहीं आएगा, 2 चम्मच से क्या फर्क पड़ेगा? तो ये एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है। क्या जाता है? कांस्टेंट। यानी एक्चुअल में देखने पे लगेगा कि भाई ये सेकंड ऑर्डर हो सकता है, लेकिन एक के इतनी ज्यादा अमाउंट के कारण हम कहेंगे भाई ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो फिक्स हो गया, इतना इतना ज्यादा अमाउंट है कि खर्च ही नहीं होगा, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ रहा तो हम कहेंगे यार फर्क नहीं पड़ रहा, इसको भगाओ बाहर में जाए। तो जो सेकंड ऑर्डर है हो सकता है रियल में, जो रियल में सेकंड ऑर्डर हो सकता है, लेकिन एक के अधिक होने की वजह से अब इससे हमें लेना देना नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो हम कहेंगे अच्छा ये सेकंड ऑर्डर हो सकता था, लेकिन फॉलो क्या कर रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर। यानी अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट, जो ट्रूली फर्स्ट नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, वो रियल में फर्स्ट नहीं है, लेकिन एक इस कंडीशन लगाने की वजह से वो फर्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कंडीशन क्या है? एक्सेस अमाउंट। तो यहां पर देखो जैसे मैंने लिखा है कि a प्लस बी गिव सी। अब b को हमने बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत ज्यादा। हमने कहा भाई b मेरा समुंदर जितना हो गया, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। तुम बोलोगे यार b तो कांस्टेंट हो गया, b तो कभी चेंज ही नहीं होगा, b की मात्रा कभी चेंज ही नहीं होगी। अब b की चेंज नहीं होगी तो किस पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन? बताओ, a पर। तो हम कहेंगे सीम्स टू बी सेकेंड ऑर्डर बट प्रैक्टिकली इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने समाप्त किया बहुत दिल से, बहुत बढ़िया से। एक एक पॉइंट, ऐसा नहीं है कि हमने एक भी पॉइंट छोड़ा, ईच एंड एवरी पॉइंट। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल सीरीज में मैं कराऊंगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी देखो कितना बढ़िया हो जाएगा हमारा। हमने 3 चैप्टर यूं खत्म किए, पर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तुमने खत्म ही किया होगा उसको मुझे पता है। नोट्स तुम्हारे पास है पर तुम रिवाइज नहीं कर रहे होंगे। यू हैव एवरीथिंग। यूट्यूब है, हाँ जी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीवाईक्यू की बुक से कर सकते हैं, पर कुछ भी नहीं कर रहे आप। मैं कितना भी पढ़ा लूं, भगवान जी आपको कितना भी पढ़ा ले, कोई कितना भी पढ़ा ले, जिस दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस दिन आप पीछे होते जा रहे हो, बस आपको पता नहीं है। साफ बात है। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, वुमेन ऑल्सो, भूल गया था मैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो बोल दिया भाई मैंने, खुश हो जा। अच्छा